हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे एरिथमेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम रेलवे एग्जाम्स की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन की बात करें या फिर बैंक एग्जाम्स की बात करें। स्पेशली अगर बैंक एग्जाम्स की बात करें तो एसबीआई क्लर्क में हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन एरिथमेटिक में से आए हैं और वही एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ में और आईबीपीएस आरआरबी में। तो ये टॉपिक जो है वो हमें प्रॉपरली कवर करना होगा और अभी मैंने ये टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। यानी आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे 3 चैप्टर्स, वो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज एंड एज। तो आज का जो एरिथमेटिक पोर्शन जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं दैट इज फ्रॉम दिस 3 चैप्टर्स। यानी क्या होगा कि अगर एक ही चैप्टर्स के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और वो अच्छी तरह से हम कर भी सकते हैं। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद दी एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम द रेशियो। यानी ये जो हमने स्टार्ट किया है सेशन दैट इज फ्रॉम द रेशियो। तो रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह से है, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स वॉज 3:31 बिफोर बैटल। यानी बैटल होने से पहले अगर ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो देखेंगे तो वो कितना है, 3:31 है। इन अ बैटल 6 ऑफिसर्स एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड। यानी बैटल में क्या हुआ है, 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स जो है वो किल हो चुके हैं और उसके बाद एंड द रेशियो बिकम 1:13। और उसके बाद जो है उनका रेशियो कितना हुआ है, 1:13। द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल वॉज। यानी हमें फाइंड आउट ये करना है कि बैटल से पहले कितने ऑफिसर्स थे। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें फॉलो करना है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें दिया है दैट इज रेशियो ऑफ ऑफिसर द सोल्जर्स बिफोर बैटल। यानी बैटल होने से पहले रेशियो कितना है, 3:31। यानी यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट ऑफिसर्स जो है वो कितने लेंगे, दैट इज 3x और सोल्जर्स जो है वो कितने सपोज करेंगे, दैट इज 31x। स्टैंडर्ड मेथड है ये रेशियो की। जब भी इस तरह से दिया होगा हम डायरेक्टली सपोज कर सकते हैं कि ऑफिसर्स 3x है और सोल्जर्स कितना है, 31x। अभी क्या हो रहा है कि बैटल में 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स वर किल, यानी इतने मर चुके हैं तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी अभी क्या होगा कि ऑफिसर्स कितने किल हो चुके हैं, सो दैट इज 6 ऑफिसर्स यानी 3x - 6 होगा। और उसी तरह अगर सोल्जर्स की बात करेंगे तो वो कितने किल हो चुके हैं, दैट इज 22। तो यहाँ पे होगा 31x - 22। ओके, तो जब भी बैटल हुई तो उसमें 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स किल हो चुके हैं। यानी अभी हमारे पास नंबर क्या है कि कितने ऑफिसर्स हो गए, दैट इज 3x - 6 और 31x - 22। लेकिन ऐसा होने से रेशियो कितना हो जाएगा, 1:13। यानी ऐसा होने से उसके बाद अगर हम रेशियो निकालेंगे दैट इज 3x - 6 डिवाइड बाई 31x - 22। तो ये रेशियो कितना होगा, 1/13, जिसको हम 1/13 इस तरह से लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि बैटल से पहले कितने ऑफिसर्स थे। तो चलिए अभी निकालते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 13 3 से कितना होगा, 39x माइनस 13 6 से कितना होगा, 78 इज इक्वल टू, ये तो 1 ही है तो 31x - 22। क्लियर सबको। अभी ये 31x इधर आ जाएगा तो 39x में से 31x निकल जाएगा तो कितना रहेगा, 8x। और 78 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 78 - 22। यानी ये हो जाएगा हमारी वैल्यू जो है वो है 56। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 डिवाइड बाई 8। यानी x की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 7। तो अगर हमें x की वैल्यू 7 मिल गई और हमें फाइंड आउट करना है कि बैटल से पहले कितने ऑफिसर्स थे, तो कितने ऑफिसर्स थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया होगा दैट इज ऑफिसर्स कितने थे, 3x। यानी x की वैल्यू अगर रखेंगे तो 3 7 से कितना होगा, 21। यानी ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, 21। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन फॉलो करेंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमने पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से स्टार्ट किया है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3।
यानी अगर ये क्वेश्चन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू एज, यानी ये क्वेश्चन रिलेटेड टू एज है और इसमें भी रेशियो यूज किया है हमने। तो हमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। कॉन्सेप्ट वही रखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉलो किया था कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स, वो कितना सपोज करेंगे, तो पहले का 1x और दूसरे का कितना होगा 2x। क्लियर, यानी एक का हमने रखा x 1:2 का रेशियो है, तो एक का x होगा तो दूसरे का कितना होगा 2x। एंड 5 years बैक यानी 5 साल पहले वो रेशियो कितना हो जाता है 1:3। तो यहाँ से हमें 5 साल बैक जाना है, तो 5 years अगो उनकी एज कितनी होगी, तो ये हो जाएगा x - 5, यानी जो भी प्रेजेंट एज होगी उसमें से हमें 5 निकलना पड़ेगा। उसी तरह इसकी कितनी होगी 2x - 5। क्लियर सबको, यानी 5 साल पहले एक ब्रदर की एज कितनी थी x - 5 और दूसरे की कितनी थी 2x - 5। और तब अगर हम रेशियो निकालते तो ये रेशियो कितना होता 1:3, यानी तब हम रेशियो निकालते दैट इज x - 5 डिवाइड बाई 2x - 5, तो तब ये रेशियो कितना होता 1/3। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 15 इज इक्वल टू 2x - 5। तो 2x इधर जाएगा तो x रहेगा, -15 उस तरफ जाएगा तो 10 रहेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अभी अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 5 years, यानी एज का रेशियो 5 वर्ष के बाद कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है x = 10, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज दोनों ब्रदर की जो हमने सपोज की थी, एक की x थी दूसरे की कितनी थी 2x थी, यानी इसकी जो प्रेजेंट एज है वो है 10 years और इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी 2 10 20 years। सबको क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ सपोज किया था कि प्रेजेंट एज जो है उस एक की x होगी तो दूसरे की कितनी होगी 2x। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 5 years उनका रेशियो कितना होगा। आफ्टर 5 years क्या होगा कि ये जो है 10 वो उसमें 5 years ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 15 और इसमें भी 5 years ऐड हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 25। और अगर तब हम रेशियो निकालेंगे यानी हमारा रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा 15:25, दोनों 5 के मल्टीपल है, 5 3 = 15, 5 5 = 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3:5। तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन था ये भी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इससे क्या होगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन में वो बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अगेन रिलेटेड टू रेशियो बट विथ एजेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अगेन ये जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको बोला हूँ कि आज का जो सेशन होगा दैट इज रिलेटेड टू रेशियो, एज, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन किसमें से है, दैट इज अगेन रिलेटेड टू रेशियो एंड रिलेटेड टू एज। तो क्वेश्चन इस तरह से है, माई ग्रैंडफादर वॉज 9 times ओल्डर देन मी 16 years ago। यहाँ पे मी आ जाएगा, यानी माई ग्रैंडफादर वॉज 9 times ओल्डर देन मी 16 years ago। ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ। और यहाँ से 8 साल के बाद मेरी एज से वो 3 गुने हो जाएंगे, यानी 3 times ऑफ माई एज। 8 years ago द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंडफादर वॉज, यानी 8 साल पहले मेरी और मेरे ग्रैंडफादर की एज की रेशियो कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया है कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन रिलेटेड टू लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, बट अगेन इसमें थोड़ी सिचुएशन थोड़ी चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे भी जाना है और आगे भी जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी पहली लाइन को अगर हम पकड़ेंगे तो इस तरह से कि माई ग्रैंडफादर वॉज 9 times ओल्डर देन मी 16 years ago, यानी 16 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, तो मेरे से 9 times थी। तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से है, इस तरह से हम सपोज करेंगे कि लेट बिफोर 16 years, यानी 16 साल पहले, बिफोर 16 years अगर मेरी एज यानी मेरी जो एज है वो x होगी तो मेरे ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी,
तो मेरे ग्रैंडफादर की एज तब कितनी होगी, 9 टाइम्स है तो 9x होगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यानी 16 साल पहले हमने सपोज कर लिया कि 16 साल पहले अगर मेरी एज x होती तो राइट नाउ मेरे ग्रैंडफादर की एज कितनी होती, 9x। अभी सिचुएशन क्या है कि हम पहले प्रेजेंट में आएंगे, तो प्रेजेंट में आके क्या होगा, तो ये तो 16 साल पहले की बात थी। प्रेजेंट में क्या होगा कि मेरी एज 16 साल से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो 16 साल पहले की बात थी। और उसी तरह मेरे ग्रैंडफादर की एज भी 16 साल बढ़ जाएगी। यानी राइट नाउ अगर मेरी एज मैं देखूँ तो वह कितनी है, x+16, और मेरे ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 9x+16। और अब ये सिचुएशन हमें इस तरह से दी है, ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यानी यहाँ से 8 साल के बाद, यानी आफ्टर 8 ईयर्स। अभी आफ्टर 8 ईयर्स क्या होगा, यानी अभी तो मेरी एज इतनी है, आफ्टर 8 ईयर्स क्या होगा कि इसमें +8 हो जाएंगे, यहाँ पे भी +8 हो जाएंगे, क्योंकि मैं 8 साल बड़ा हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरी एज कितनी हो जाएगी, x+24, और यहाँ पे ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 9x+24। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा कि मेरे ग्रैंडफादर की जो एज है वो मेरे से, यानी मेरे ग्रैंडफादर की एज जो है वो मेरे से कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है ऑफ माई एज। और तब ये जो एज है दैट इज़ 9x+24, और मेरी एज तब कितनी थी, दैट इज़ x+24। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9x+24 इज इक्वल टू 3x+72। तो यहाँ से 3x अगर इधर आ जाएगा तो 9x में से 3x अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6x होगा। और 72 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 72 - 24, यानी ये हो जाएगा 48। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/6, तो 6 8 ज़ा 48। यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो बहुत ही क्लियर है कि हमें प्रेजेंट एज भी मिल जाएगी, जो है x+16 और 9x+16। तो यहाँ पे माई प्रेजेंट एज, यानी मेरी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, डैट इज इक्वल टू x+16, और x की वैल्यू हमें मिल गई है, डैट इज 8+16, यानी ये कितनी हो जाएगी, 24 ईयर्स। और उसी तरह ग्रैंडफादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, तो यहाँ से हमें मालूम है 9x+16, तो यहाँ पे 9 × 8+16, तो ये हो जाएगा 72 + 16, तो ये हो जाएगा 88। और तब का रेशियो कितना होगा, तो हमें ये क्वेश्चन है, देखो 8 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंडफादर्स एज। यानी यहाँ से हमें फिर से कहाँ पे जाना है, 8 ईयर्स बैक जाना है। क्लियर सबको, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया प्रेजेंट एज। क्वेश्चन क्या है कि 8 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंडफादर एज। तो यहाँ पे 8 ईयर्स अगो क्या होगा, तो मेरी एज मेरी एज कितनी हो जाएगी, तो अगेन 24 में से 8 माइनस करने के तो कितना होगा, 16। ओके, और मेरे ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, तो 88 में से 8 माइनस कर लोगे तो कितना होगा, 80। तो तब का अगर हम रेशियो निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 16:80, तो 16 5 ज़ा 80, यानी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:5। 16 5 ज़ा कितना होगा, 80 हो जाएगा, तो रेशियो कितना होगा, 1:5। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पीछे भी जाना है आगे भी जाना है, और तब हमें पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के बाद जिस तरह का क्वेश्चन आता है हमें उस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन अ 45 liters of mixture of milk and water, the ratio of milk to water is 2:1. When some quantity of water is added to the mixture, this ratio becomes 1:2. The quantity of water added is, तो कितनी क्वांटिटी वाटर उसमें ऐड की गई है। तो अगेन ये क्वेश्चन अगर हम रिलेट करेंगे दैट इज फ्रॉम रेशियो एंड मिक्सचर्स, तो यानी रेशियो और मिक्सचर्स को हम कंबाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉमन क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक मेथड क्या है, तो हमें मालूम है कि टोटल मिक्सचर क्या है 45 लीटर्स,
यानी मिक्सचर हमें मालूम है वो कितना है, 45 लीटर्स का मिक्सचर है, और उसमें हमें मालूम है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। यानी यहाँ से हम मिल्क और वाटर सेपरेट कर सकते हैं, यानी हमें दिया है कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 2:1 है। क्लियर। तो इसमें मिल्क कितना होगा, तो मिल्क कितना होगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 45। तो यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 15 जा, यानी मिल्क कितना है 30 लीटर्स। और अगर मिल्क 30 लीटर्स होगा तो वाटर कितना होगा, तो 45 - 30 कर देंगे तो 15 लीटर वाटर होगा। यानी बहुत ही क्लियर है कि जो 45 लीटर्स का जो मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है 30 लीटर्स है और उसमें वाटर कितना है 50 लीटर्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन द सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर, दिस रेशियो बिकम्स 1:2। अगर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो हम यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, तो लेट x लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। ओके, यानी अगर x लीटर वाटर हम ऐड करते हैं तो मिल्क तो उतना क्या उतना ही है, यानी मिल्क जो 30 लीटर्स है वो तो 30 लीटर्स ही रहेगा, लेकिन वाटर में क्या होगा कि 50 लीटर में एक्स्ट्रा वाटर ऐड हो जाएगा, डेट इज 15 + x। लेकिन ऐसा करने से ये रेशियो कितना हो जाएगा मिल्क टू वाटर का 1:2, यानी इसके बाद ये जो रेशियो आएगा डेट इज 30 डिवाइड बाई 15 + x, ये रेशियो हो जाएगा 1:2 यानी 1/2। और अगर इसका हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो 2 30 से कितना होगा 60 = 15 + x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 - 15 यानी 45 लीटर्स। तो क्वेश्चन यही है कि हमें कितनी क्वांटिटी में वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो 45 लीटर जो है वाटर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक मेथड है जिससे हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सबको ये मेथड क्लियर हो गई। तो देखिए यही क्वेश्चन हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये मेथड भी हम देख लेंगे। तो सेकंड मेथड, यही क्वेश्चन की सेकंड मेथड इस तरह से है कि हमें मालूम है कि मिल्क एंड वाटर का जो पुराना रेशियो है वो कितना है 1:2 और नया रेशियो कितना चाहिए 2:1। और अभी हमें क्या ऐड करना है, देखो हमें क्या ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे वाटर ऐड करना है। अभी ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा कि अगर हमें वाटर ऐड करना है तो मिल्क का जो कंपोजिशन है वो हमें सेम करना है, यानी यहाँ पे जो 1 लीटर है यहाँ पे जो 2 लीटर है उसको सेम करना है। और उसको सेम करने के लिए क्या करेंगे 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अभी क्या होगा कि मिल्क और वाटर, तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये तो उतना ही है 2:1। यानी जो हमारा नया रेशियो आएगा वो इस तरह से आएगा 2:4, 2:1। और यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा मिल्क का कंपोजिशन सेम हो गया, ओके। और हमें मालूम है कि टोटल लीटर्स कितने हैं 45 लीटर्स। क्लियर सबको। तो टोटल लीटर्स कितने हैं हमारे पास 45 लीटर्स है। तो टोटल हमें मालूम है डेट इज 45 लीटर्स, ओके। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ओल कंपोजिशन जो है यानी 1 + 2, ये टोटल कितना होना चाहिए 45 लीटर्स। यहाँ पे मिल्क हमने सेम कर दिया, यानी वाटर का डिफरेंस कितना है वो 3 का है। और ओल अगर हम देखेंगे तो तब 1 और 2 का ये कितना था 45 था। यानी यहाँ पे टोटल निकालेंगे कि 1 लीटर मिल्क होगा, 2 लीटर्स वाटर होगा, तो ये टोटल कितना होगा 3। यानी ये जो 3 यूनिट्स का जो कंपोजिशन है वो कितना है 45 लीटर्स है। और हमें जो डिफरेंस है कि हमने एक्स्ट्रा वाटर जो ऐड किया वो कितना है 3 यूनिट्स, तो ये 3 यूनिट्स का कितना होगा, तो कितना वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 45 × 3 डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 45 लीटर्स। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर आ सकता है दैट इज़ 45 लीटर्स, ओके। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हमें याद रखना होगा कि पहले जो कंपोजिशन था वो 45 लीटर्स था, यानी 1 + 2 यानी 3 यूनिट्स का 45 लीटर्स है। लेकिन हमें कितना ऐड करना है,
अगर ऐड करना है तो सिचुएशन हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमें वाटर ऐड करना है तो मिल्क का जो कंपोजिशन है वो सेम करना पड़ेगा। जैसे ही आप मिल्क का कंपोजिशन सेम करोगे यहाँ से आपको वाटर का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट्स का है। तो पहले हमें मालूम था कि टोटल 3 यूनिट्स का जो लीटर्स है वो 45 लीटर्स है और ये जो डिफरेंस 3 का है वो कितना है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 45 लीटर्स। तो ये मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी मेथड मुझे अच्छी लगेगी मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकोगे। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू रेशियो। अगर ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इस तरह से, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11, यानी ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अगर वर्कर्स कम हो रहे हैं फैक्ट्री में और वो रेशियो कितने से कम हो रहा है, दैट इज 15:11। इसका मीनिंग ये है कि बेसिक अगर हम कंसिडर करेंगे तो पहले 15 था, उसके बाद क्या होगा 11 हो जाएंगे, यानी पहले 15 से 11 कम हो रहे हैं। एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 22:25, और जैसे ही एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर्स जो है वो कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसके साथ उनकी जो वेजेस है वो इंक्रीज हो रही है, यानी 22 से कितनी इंक्रीज हो गई 25 से। इसका मीनिंग ये है कि जब 15 वर्कर थे तो एक वर्कर को हमने 22 रुपीज़ दिया, लेकिन जब 11 वर्कर्स हो गए तो एक वर्कर को हमने कितना दिया 25 दिया, यानी जैसे ही वर्कर रिड्यूस हुए यहाँ उनका वेजेस जो है वो बढ़ा है। आपको सबको क्लियर हो गया? देखो एक बार फिर से समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट। जैसे कि पहले 15 वर्कर थे तो हर एक वर्कर को कितनी रुपीज़ मिलते थे 22 रुपीज़ मिल रहा था हर एक वर्कर को, और अभी ये वर्कर रिड्यूस हो गए, कितना हो गया 11 वर्कर हो गए। तो जैसे ये वर्कर रिड्यूस होते हैं तो हर एवरी वर्कर को कितना मिलेगा 25 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, वर्कर्स रिड्यूस हो गए तो वेजेस इंक्रीज होगा। और हमारा क्वेश्चन ये है देन द रेशियो ऑफ विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज, यानी रेशियो में निकालना है लेकिन किसका, टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज, यानी कितना डिक्रीज हुआ है टोटल वेजेस में। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले जो हमें रेशियो दिया है दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स का जो रेशियो है दैट इज 15:11, और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वेजेस का, तो वो इंक्रीमेंट कितना हुआ है 22:25। क्लियर सबको? अभी हमें टोटल वेजेस कैसे मिलेगा, जो मैंने आपको समझा कि अगर एक वर्कर को आप 22 देंगे तो 15 वर्कर को कितना मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज टोटल वेजेस, और ये टोटल वेजेस यहाँ पे कितना होगा, तो 15 × 22 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 11 × 25, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय वेज करेंगे तो टोटल वेजेस जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो उसी तरह ये पुराना है, ये नया है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से, और इसका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना आएगा, तो बहुत ही सिंपल है, ये 15 × 22 है और यह है 11 × 25, तो 11 2 हो गया, 5 3 5 5 तो ये 3 2 6/5, तो रेशियो कितना आ गया 6:5। क्लियर सबको? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तो अब हम इजीली इसको 5 to 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी एक अनदर क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू रेशियो। क्लियर सबको? तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, दैट इज देख के ही हमें मालूम पड़ जाता है कि ये क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टनरशिप है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट एन एंटरप्राइज टुगेदर, यानी ए और बी ने एक एंटरप्राइज साथ में स्टार्ट किया विथ ए एज एक्टिव मेंबर, और उसमें जो ए जो है वो एक एक्टिव मेंबर है। ए इन्वेस्ट ₹4,000 एंड ₹2,000 मोर आफ्टर 8 months, यानी ए ने पहले 4,000 इन्वेस्ट किया और 8 महीने के बाद और 2,000 उसने इन्वेस्ट किया। बी इन्वेस्ट ₹5,000, यानी बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 5,000 इन्वेस्ट किया, एंड विद्रो ₹2,000 आफ्टर 9 months, और 9 महीने के बाद उसने 2,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। बीइंग द एक्टिव पार्टनर, it takes ₹100 per month एज अलाउंस,
और हमें मालूम है कि ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है और उसके लिए वो चार्ज कितना करता है, तो हर महीने 100 रुपये वो चार्ज करता है एज एन अलाउंस, यानी हर महीने वो 100 रुपये निकाल लेता है एज एन अलाउंस फ्रॉम द प्रॉफिट। किस में से निकालता है, प्रॉफिट में से निकालता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹6700, यानी बी का शेयर कितना होगा अगर ईयरली जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो मिला है डेट इज 6700। यानी यहाँ पे हमें डेटा बहुत ही क्लियर है कि हमें टोटल प्रॉफिट का डेटा हमें दिया है, वो कितना है 6700, यानी टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है 6700। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और दी है कि यहाँ पे ए जो एक्टिव पार्टनर है, अभी ये चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट मिलता है अगर ए एक्टिव पार्टनर है और उसको हर महीने 100 रुपये मिलते हैं तो वो पहले हमें निकालने पड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप में इस तरह के आते हैं, कई बार ए एक्टिव पार्टनर है इस क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होता है कि 5% या 10% हम चैरिटी में दे देते हैं, तो वो पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है उसमें से निकलना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ए जो अलाउंस ले रहा है, ओके, 100 रुपीज़, वो एक्स्ट्रा अलाउंस है, वो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। और हमें मालूम है 100 रुपीज़ पर मंथ, यानी हर महीने का 100 रुपीज़ ले रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर का प्रॉफिट है, तो हर महीने अगर 100 रुपये लेगा तो 12 महीने में कितना लेगा, 1200 रुपये लेगा। यानी ये जो अमाउंट है वो तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो उसको हम प्रॉफिट में से निकाल लेंगे। तो ए जो एक्टिव मेंबर है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है 1200, तो वो इसमें से निकाल देने पड़ेंगे 1200, तो 0055। तो अभी अमाउंट कितनी आ गई 5500, और ये जो अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे ए और बी में, और वहाँ से हमें आंसर मिलेगा कि बी को कितने पैसे मिल रहे हैं, यानी बी का शेयर कितना है। क्लियर सबको। अभी यहाँ से हमें जो बेसिक पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अभी जो हमें अमाउंट जो डिवाइड करनी है वो कितने से डिवाइड करनी है, 5500 में से ये अमाउंट डिवाइड करनी है, क्योंकि यहाँ तो ए एक्टिव पार्टनर है, उसको 1200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और 1200 रुपये कट करके जो अमाउंट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। तो अभी जो क्वेश्चन है कि ए क्या कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ए का अगर हम देखेंगे तो ए क्या कर रहा है, इन्वेस्ट ₹4000, उसने 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, एंड ₹2000 मोर आफ्टर 8 मंथ्स, यानी 8 महीने के बाद 2000 उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए पार्टनरशिप का कि फर्स्ट 8 मंथ्स तक उसका कितना पैसा लगा बिजनेस में, 4000 लगा, और जैसे ही 8 मंथ्स ख़त्म हुए उसके बाद उसने 2000 और ऐड कर दिए। तो अगर 2000 और ऐड कर देते हैं तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी, यानी 4000 प्लस 2000, और वो कितने महीने तक रहेगा, 4 महीने तक, क्योंकि हमें प्रॉफिट आफ्टर ईयर हमें निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि 8 महीने तक ए का कितना पैसा रहा 4000, और 8 महीने के बाद ए ने और 2000 ऐड कर दिया, यानी उसकी अमाउंट हो गई 6000, और वो कितने महीने तक रहा 4 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये ए का कंप्लीट हो गया। अभी उसी तरह बी का कंप्लीट करेंगे। बी क्या कर रहा है, बी इन्वेस्ट ₹5000, बी ने 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड विड्रॉ ₹2000 आफ्टर 9 मंथ्स, और 9 महीने के बाद उसने 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, यानी 9 महीने तक, दैट इज़ 5000 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 महीने तक उसकी अमाउंट कितनी इन्वेस्ट रही 5000, लेकिन 9 महीने के बाद वो क्या कर रहा है, तो वो 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। अभी 2000 रुपीज़ अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी 5000, उसमें से 2000 में निकालने होंगे, तो वह कितना होगा 3000, और वो कितने महीने तक रहेगा 3 मंथ्स तक, क्योंकि 9 + 3 कितना होगा 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे अगर हमें रेशियो निकालना है तो जो बेसिक कैंसलेशन है वो हमें करना पड़ेगा। तो बहुत ही क्लियर है, ये जो 1000 है यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0, यानी यहाँ पे 1000 कॉमन निकलेगा। रेशियो निकालना है तो जितनी भी चीज़ कॉमन है वो हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से 1000 कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 1000 कॉमन निकलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी बचेगी, तो यहाँ पे बचेगा 4 8 32 प्लस 6 4 24, और यहाँ पे बचेगा 4 9 45 प्लस 9, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, डेट इज़ 56 हो गई ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी हो गई 54, ठीक है, क्लियर। तो अगर यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना होगा 56:54, क्लियर सबको। तो 56:54 यानी 2 का मल्टीपल है 2 28 और 2 27 54,
यानी ए और बी का रेशियो कितना आया 28:27। तो यहाँ बी का शेयर कितना है, सो डेट इज बी का शेयर कितना है 27 आउट ऑफ टोटल मारेंगे तो कितना होगा 7 + 8 15, तो 55 होगा आउट ऑफ 50। अभी प्रॉफिट कितने में से डिवाइड करना है, डेट इज 5500 में से, तो मल्टीप्लाई बाय 5500 करेंगे तो यहाँ से बहुत ही क्लियर होगा कि हमारा आंसर 5500 यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2700। तो ये आ गया हमारा आंसर ₹2700, यानी बी को कितना शेयर मिलेगा, डेट इज ₹2700। तो ये था हमारा क्वेश्चन रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखोगे तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन देखे रिलेटेड टू रेशियो, प्रोपोर्शन, एज वाले क्वेश्चन देखे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन देखे और पार्टनरशिप वाले भी हमने क्वेश्चन देखे। तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं डेट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। यानी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, आप वो देख लीजिए, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं तो इस तरह से द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। यानी 10 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी 10 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है 15 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन अगर मेथड से फॉलो करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अगर नए होंगे तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये क्या कह रहा है और वहाँ से हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट या फिर लॉस आ सकता है परसेंटेज में, यानी परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस हमें निकालना है। तो अगर पहले स्टेटमेंट को अगर हम फॉलो करेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। मैं इस तरह से इजीली लिख सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/10, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3/2। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बहुत ही क्लियर होगा तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, दैट इज़ 3। ओके, यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 3 और सेलिंग प्राइस कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 2। तो अभी यहाँ पे मालूम है कि कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 2 है, तो यहाँ पे हमें लॉस होने वाला यानी परसेंटेज लॉस। अगर परसेंटेज लॉस की फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो इस तरह से होगा, परसेंटेज लॉस दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और अगर ये वैल्यू देखेंगे तो 3 - 2/3 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 33.3% का लॉस, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी इसको वर्कआउट कर सकते थे। ओके, क्योंकि यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये जो रेशियो है और यहाँ पे लॉस ही होने वाली है, क्योंकि 10 आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस है, तो वो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे लॉस होने वाली है। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल के डायरेक्टली 33.3% डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है कि रेशियो अगर हमें मालूम है तो हम डायरेक्टली उसकी परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट अ लॉस ऑफ 10%। यानी एक ट्रेडर ने एक साइकिल बेची, लॉस में सेल किया, 10% के लॉस में। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाई ₹200, अगर सेलिंग प्राइस 200 रुपीज़ से इंक्रीज करता, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 6%, तो वहाँ पे गेन कितना मिलता, 6%। और हमें निकालना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, यानी साइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। क्लियर है सबको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको एक्स की मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे परसेंटेज की मेथड, वो बहुत ही ईजी है। और फिर अगर जिसको फॉर्मूला में इंटरेस्टेड है मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि किस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली यूज़ करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, अ ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी उसने एक साइकिल बेची 10% के लॉस में। यानी अगर यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगी,
तो पहले मैंने 10% लॉस की, यानी 10% लॉस यानी मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 90 रुपीज़ में, क्योंकि 100 रुपीज़ की चीज़ अगर मैं 90 रुपये में बेचूंगा तो 10% लॉस आएगी। तो जब कॉस्ट प्राइस मेरी 100 थी तब मैंने लॉस की 10%, यानी तब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 90 रुपीज़ आ गए। क्लियर? इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय ₹200, अगर मैं सेलिंग प्राइस में 200 रुपये बढ़ा देता हूँ तो मुझे गेन होगा कितना 6%, लेकिन ये गेन किस पे कंसिडर करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे अगर 200 रुपीज़ में इंक्रीज करता हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, क्योंकि मुझे 6% का गेन हो रहा है। तो गेन 6% किस पे कॉस्ट पे, यानी गेन 6% यानी कॉस्ट पे मुझे 100 रुपीज़ की जो चीज़ है वो मैं 106 में सेल करूँगा तभी मुझे गेन 6% मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? देखो फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी कॉस्ट प्राइस साइकिल की 100 रुपीज़ है, मुझे लॉस आ रहा है 10% का, यानी पहले मैंने सेल की 90 रुपीज़ में, ठीक है, तो वो मुझे 10% का लॉस होगा। लेकिन अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस में 200 रुपीज़ इंक्रीज करता हूँ तो मुझे गेन मिलता है 6%। अभी जो भी हम गेन कैलकुलेट करते हैं वो किस पे कैलकुलेट करते हैं 100 पे, यानी अगर मुझे 6% का गेन होता है तो कब होगा, जब मेरी सेलिंग प्राइस 106 होगी तब भी वो मुझे 6% गेन मिलेगा। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि डिफरेंस क्यों आया, कि पहले 90 रुपीज़ का 10% लॉस में 90 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस थी, अभी मैंने 200 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया तो अभी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 106। यानी यहाँ से मालूम पड़ जाता है कि यह सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है यानी 106 माइनस 90, तो ये कितना होगा 16। तो ये जो 16 का डिफरेंस है वो कितना आया है 200 रुपीज़, क्योंकि 200 रुपीज़ ऐड करने से मुझे 6% प्रॉफिट मिल रहा है। यानी ये जो 16 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 200 रुपीज़। तो 100 पॉइंट का मेरा डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 16। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 16 1 ज़ा 16, ओके, और फिर 16 1 ज़ा 40, 16 2 ज़ा 32, 16 5 ज़ा 80, ओके, तो ये हो जाएगा 1250, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा ₹1250। क्लियर सबको? तो यहाँ तो बेसिक कैलकुलेशन आपको निकालना है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सॉरी 1250, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 1250। तो ये बेसिक मेथड है जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से हम जाएंगे कि डिफरेंस का इतना होता है तो इसका कितना होता है। उसी तरह अगर डायरेक्टली अगर आपको मेथड फॉलो करनी है तो कॉस्ट प्राइस एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, वो किस तरह से है, दैट इज प्राइस चेंज डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो आप ये भी याद रख सकते हो, ओके, इन 200, तो ये भी आप कर सकते हो, प्राइस चेंज डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। अभी प्राइस चेंज कितनी है 200 रुपीज़ का हमने प्राइस चेंज किया और उसके कारण हमारा प्रॉफिट में क्या हुआ, तो पहले लॉस था, अभी लॉस है तो कितना होगा -10 होगा, और प्रॉफिट कितना है 6, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट किस तरह से होगा, तो पहले 6% का प्रॉफिट था और यहाँ पे लॉस कितना है -10 और डिफरेंस निकला है इस तरह से। सबको क्लियर हो गया? क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस है, काफ़ी क्वेश्चन आप देखोगे कि इतने में सेल किया तो इतना प्रॉफिट हुआ, इतने में सेल किया तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे हमें लॉस दिया है, लॉस कितना है 10%, यानी हम क्या कंसिडर करेंगे -10। डिफरेंस लेना है तो 6 माइनस ऑफ -10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, जो वैल्यू हमने निकाली है तो वो हो जाएगी 1250। क्लियर सबको? तो यहाँ पे इस तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से होता कि ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट द गेन ऑफ 10%, और अगर ये 200 रुपीज़ इंक्रीज करता है और उसका प्रॉफिट 16% हो जाता है तो वहाँ पे 16 माइनस 10 होगा। लेकिन यहाँ पे लॉस दिया इसलिए हम क्या करेंगे -10 लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्टली आ सकता है, दैट इज़ 1250। या तो फिर आप कॉन्सेप्ट पे फॉलो कर सकते हो या तो सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैंने आपको दोनों मेथड दिखाई, यानी जिसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है वो उस तरह से भी कर सकता है और उस तरह से भी कर सकता है। सिमिलर एग्जांपल आप देखोगे, हमने जो लास्ट एरिथमेटिक का जो सेशन किया था पार्ट 2 में, तो उसमें सिमिलर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है। यानी अगर आप कंटिन्यूस हमारे वीडियोस को ट्रैक करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, सभी क्वेश्चंस आपको ईजी लगने लगेंगे। तो अभी देखो अनदर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी वो चीज़ जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आ जाए।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो इस तरह से, द प्रॉफिट इन रुपीज आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 524 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज 452, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यानी क्वेश्चन इस तरह से है कि जब मैं कोई चीज़ 524 रुपीज़ में सेल करता हूँ और मुझे जितना प्रॉफिट मिलता है उतनी ही लॉस होती है जब वही चीज़ मैं 452 में सेल करता हूँ। क्लियर सबको? यानी अ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 524 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज़ 452। बहुत से सिंपल चीज़ है कि सपोज अगर मेरे पास 200 रुपीज़ है और इसको अगर मैं 300 रुपीज़ में सेल करूँगा तो मुझे 100 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना है? 100 रुपीज़ है। और वही चीज़ अगर 100 रुपीज़ में मैं सेल करूँगा तो मुझे लॉस मिलेगा। तो लॉस कितना आएगा? 100 रुपीज़ का लॉस। क्लियर है? तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। यानी अगर मैं ये प्राइस में सेल करूँगा तो मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, और ये प्राइस में सेल करूँगा तो 100 रुपीज़ लॉस। और मुझे ये फाइंड आउट करनी है कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो मेरी कॉस्ट प्राइस जो आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितना प्रॉफिट है उतना ही यहाँ पे लॉस है। तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो कॉस्ट प्राइस विल बी द सेंटर वैल्यू ऑफ दिस टू सेलिंग प्राइस, यानी ये जो दो सेलिंग प्राइस है उसकी बीच की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी दैट इज 524 प्लस 452 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 7 9 डिवाइड बाई 2। तो 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹488। यानी इस तरह का क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे तो बहुत ही इजी रहेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन था। इस तरह से आप डायरेक्टली उसको फॉलो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, इसको भी हम डायरेक्टली परसेंटेज की जो मेथड है उससे डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपको सही तरह से प्रिपेयर करना है तो आपका परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ड फॉर ₹720 ही वुड लूज 25%। तो पहली लाइन अगर हम रीड करते हैं तो इससे ये मालूम होता है कि अगर कोई बंदा 720 रुपीज़ में हैंड कार्ड सेल करता है, यानी वो बेचता है 722 रुपीज़ में, तो उसको लॉस होगी कितनी होगी? 25%। यानी सेलिंग प्राइस जब ये बेचता है सेलिंग प्राइस 722 रुपीज़ होगी, 720 रुपीज़ होगी। जब उसकी सेलिंग प्राइस 720 रुपीज़ होगी तब उसको लॉस आता है 25% का। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन 25%? तो उसको किस प्राइस पे उसको सेल करना है जिसको उसको 25% प्रॉफिट मिले। क्लियर सबको? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 720 रुपीज़ में सेल करता हूँ तो 25% लॉस आती है, और मुझे किस प्राइस पे उसको सेल करना है जिससे मुझे 25% का प्रॉफिट मिले। अभी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि 25% का लॉस है, यानी लॉस कितना है? 25% का। तो अगर लॉस 25% का है तो हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी? 75%। यानी यहाँ पे ये जो चीज़ बेच रहे हैं वो सिर्फ 75% वैल्यू की बेच रहे हैं। तो 75% की वैल्यू में हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? दैट इज 720। क्लियर सबको? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि 25% लॉस है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें सिर्फ 75% की वैल्यू मिल रही है एट सेलिंग प्राइस ऑफ 720। तो यहाँ 75% की वैल्यू मिल रही है फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 720, और अभी मुझे गेन कितना चाहिए? 25%। अभी 25% गेन चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है कि 100 रुपये की चीज़ अगर 125 में बेचूंगा तभी मुझे 25% गेन मिलेगा। तो यहाँ पे 125% गेन चाहिए, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? यानी हम यहाँ पे 2 बार मेहनत नहीं करेंगे कि जैसे कि पहले 75% पे 720 आया तो 100% पे कितना आया, तो ये 2 बार मेहनत हो जाएगी। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली करेंगे। 25% की लॉस है, 75% का सेलिंग प्राइस इतना आया, 25% गेन चाहिए तो 125% का कितना? तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 720 इंटू 125 डिवाइड बाई 75, तो 25 5 ज़ा 25 3 ज़ा, यहाँ से 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12, तो 12 24 5 ज़ा 120, तो आंसर कितना आ जाएगा? ₹1200। तो 25% गेन के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा?
1200 रुपीज़ में इसको सेल करना पड़ेगा। तो बहुत ही ये बेसिक जो परसेंटेज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो दिमाग में रखोगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। विद इन 5 to 10 सेकंड हम इजीली को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो चलिए अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट his cost price but uses a false weight of 950 gram for each kilogram, his gain percentage is। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है तो वो चीट कर रहा है। अभी चीट क्या कर रहा है कि हमें दिखाई देता है कि 1000 ग्राम, यानी हमें दिखाई देता है कि 1 kg हम ले रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली कितना दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। यानी जो 1 kg के अगेंस्ट हमें कितना दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ से हमें उसको कितना गेन परसेंट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हम इस डिसऑनेस्ट डीलर या फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला जो है वो मैं आपको लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, दैट इज गेन परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू इंटू 100। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें दिमाग में रखनी होगी जब भी हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तब। और हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि उसको 50 ग्राम्स का प्रॉफिट मिल रहा है, 50 ग्राम्स का प्रॉफिट मिला है कितने पे, 950 ग्राम पे। तो उस तरह से भी आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखनी होगी, दैट इज गेन परसेंटेज दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू इंटू 100। और यहाँ पे हमें मालूम है कि सही वैल्यू कौन सी है, यानी ट्रू वैल्यू कौन सी है। सही वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जो है वो है 1000 ग्राम, यानी 1 kg यानी 1000 ग्राम। और जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने जो चीटिंग की है उसने कितने ग्राम दिया हमें, सिर्फ 950 ग्राम। यानी यहाँ पे फॉल्स वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 950 ग्राम। तो यहाँ पे गेन परसेंटेज कितना मिलेगा, तो गेन परसेंटेज जो मिलेगा दैट इज 1000 माइनस 950 डिवाइड बाई 950 इंटू 100। क्लियर सबको। तो यहाँ पे 50 ग्राम का जो गेन है कितने पे, 950 ग्राम पे इंटू 100। तो ये 0 0 कट हो जाएगा, 5 19 जा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/9 और 100/19 यानी 19 5 जा 95। तो 5/19%, यानी ये आ गया हमें ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ओके, तो हर बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तो सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेंगे। तो चलिए अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हो कि क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हम रेशियो कवर करेंगे, एज वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे और एवरेज कवर करेंगे। तो अभी जो है जो क्वेश्चन आए हैं दैट इज रिलेटेड टू एवरेज। और एवरेज के जो क्वेश्चन है उसका तो कॉन्सेप्ट आप सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स में आते हैं। तो एवरेज की जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर। यानी एवरेज का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू टी बाई एन, जहाँ ए हो गया एवरेज, टी हो गया टोटल और एन हो गया नंबर्स। और यहाँ से अगर टोटल निकालना है तो टोटल कितना होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। ओके, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट जो है वही हमें दिमाग में रखने जब भी हम एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब। तो देखियो अभी क्वेश्चन नंबर 12, तो इस तरह से द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 15। अभी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि ओनली 3 वेरिएबल्स है, यानी 3 ही वेरिएबल है, ए है, टी है और एन है। तो यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 15, यानी हमें दिया है कितने नंबर्स हैं 30 और उनकी एवरेज कितनी है 15। क्लियर है सबको। उसके बाद अगर हम फॉलो करेंगे द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 18 नंबर्स, यानी जो 30 नंबर्स है उसमें से फर्स्ट 18 नंबर्स, तो यहाँ पे हम लेंगे n1, तो उसमें से फर्स्ट 18 नंबर्स की एवरेज कितनी है, दैट इज 10। ठीक है, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 11 नंबर्स, और उसके बाद के
अगले 11 नंबर, यानी अगले 11 नंबर की एवरेज हमें दी है वो कितनी है, दैट इज़ 20, और हमें फाइंड आउट करना है द लास्ट नंबर, यानी लास्ट नंबर यानी 38 नंबर कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो है एवरेज का वो क्या होता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, दैट इज़ टोटल। यानी हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जब टोटल हमारे पास कितने नंबर्स है, 30 नंबर्स है, उनकी एवरेज कितनी होगी 15, तो इनका टोटल कितना होगा, यानी 30 नंबर्स का समेशन कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो ये होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 15, बिकॉज के फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई n, यानी इसका टोटल हो जाएगा 450। ओके, यानी 30 नंबर्स का टोटल निकालेंगे तो वो कितना होगा 450। उसी तरह अगर 18 नंबर्स का टोटल निकालेंगे तो 18 टाइम्स का कितना होगा 180, और यहाँ पे अगर 11 नंबर का टोटल निकालेंगे तो ये कितना होगा 220। अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमें टोटल दिया है, यानी नंबर्स दिए हैं 30, उसमें से दो पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो कितना है 18 का, दूसरा पार्ट कितना है 11 का। पहले से ही दिमाग में होना चाहिए कि ये कितना नंबर्स हुआ, तो अगर हम काउंट करेंगे तो 18 प्लस 11 29, यानी ये होगा 29। लेकिन हमारे पास कितना है 30 नंबर्स है, लेकिन ये कितना हुआ 29, यानी एक नंबर बाकी है। वो कौन सा नंबर बाकी है, वो है लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर कैसे मिलेगा, लास्ट नंबर इस तरह से मिलेगा कि ये जो टोटल 30 नंबर्स का जो टोटल है 450, उसमें से अगर पहले 18 नंबर्स का माइनस कर दे और उसके बाद अगर 11 नंबर्स का भी माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा 38 नंबर। यानी ये जो 38 नंबर है या फिर लास्ट नंबर जो है वो कितना होगा, तो ये जो टोटल है उसमें से दोनों टोटल माइनस कर देंगे तो हमें 38 नंबर मिल जाएगा। यानी 30 नंबर का टोटल, उसमें से 18 का टोटल और 11 का टोटल, तो ये 450 में से -180 -220, तो ये हो जाएगा, ये कितना होगा 004। तो आंसर कितना आ जाएगा 50, यानी हमारा लास्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 50। क्लियर, बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन में कि सभी का टोटल निकालो, जो बड़ा टोटल है उसमें से दो छोटे टोटल माइनस कर दो, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ से हमने एवरेज स्टार्ट किया है। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज 12,000। तो हमें दिया है एवरेज, किसका एवरेज, सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, यानी सभी एम्प्लॉयज की सैलरी की एवरेज कितना है 12,000। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज ₹15,000, और उसमें से जो मेल एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी कितनी है 15,000। एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज ₹8,000, और उसमें से फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है 8,000। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज, यानी मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉयज का रेशियो कितना है वो हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द मेथड ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो एलिगेशन और मिक्सचर की अगर मेथड यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें मालूम है कि सभी एम्प्लॉय की एवरेज कितनी है 12,000 है, सभी एम्प्लॉय की एवरेज कितनी है 12,000 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एवरेज सभी की कितनी है 12,000 है। अगर एलिगेशन मिक्सचर्स पढ़ा है तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज, यानी ये जो टोटल एवरेज है उसमें एवरेज मेल एम्प्लॉयज की कितनी है 15,000। अगर पहली बार देख रहे हो तो ये मेथड आप फॉलो कीजिए, बहुत ईजी होगा। एवरेज मेल की कितनी है 15,000 और एवरेज जो है वो फीमेल की कितनी है दैट इज 8,000। यानी कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अगर मेल की जो सैलरी की एवरेज है और फीमेल की सैलरी की जो एवरेज है वो कंबाइन एवरेज कितनी है 12,000 है, क्योंकि हमें सभी एम्प्लॉयज़ की एवरेज मालूम है, उसमें से मेल की दी है उसमें से फीमेल की दी है। सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ से हमें डिफरेंस लेना है। तो ये कितना होगा 12,000 माइनस 8,000, तो ये कितना होगा 4,000। उसी तरह यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है, दैट इज़ 15,000 माइनस 12,000, यानी ऐसे डिफरेंस लेना है और ऐसे डिफरेंस लेना है। तो ये कितना होगा 3,000। ये जो वैल्यू मिल गई वहाँ से हमें डायरेक्टली मिलेगा कि रेशियो ऑफ मेल, यानी नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल, वो डायरेक्टली कैसे मिलेगा, दैट इज़ 4,000 डिवाइड बाय 3,000। यानी ये जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें क्या देगा, डायरेक्ट रेशियो देगा, दैट इज़ ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर 3।
क्लियर सबको, क्योंकि हमें निकालना है मेल टू फीमेल रेशियो, यानी आंसर आ जाएगा 4:3। गलती से भी 3:4 को टिक नहीं करना है, मेल टू फीमेल का रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा 4:3। तो अगर ये पैटर्न यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेज बाई 2.5 kg। ठीक है, तो एवरेज वेट जो है वो 2.5 kg से इंक्रीज हो रही है व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ द वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg। जब उसमें एक नया बंदा आता है और वो किसको रिप्लेस करता है, 65 kg वाले बंदे को। द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज, तो जो नया पर्सन अंदर आया उसका वेट कितना होगा। यानी क्वेश्चन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, यानी 8 जो लोग हैं उनकी एवरेज 2.5 kg से इंक्रीज हो रही है। कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखेंगे तो हर एक बंदे की एवरेज 2.5 से बढ़ रही है, यानी पहले जो थी उससे 2.5 सबका वेट 2.5 kg से बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वेट राइट नाउ 70 kg है तो वह कितना हो जाएगा 72.5, क्योंकि 2.5 से बढ़ रहा है। वो कब होता है, When a new person comes in place of one of them weighing 65 kg, यानी एक बंदा जिसकी ऑलरेडी वेट 65 kg है उसको रिप्लेस करता है, यानी 65 kg वाला बाहर निकलता है, उसके जगह पे नया बंदा आता है, तब ये चीज़ होती है। और जो बाहर जाता है उसकी वेट कितनी है 65 kg। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह होगा कि द वेट ऑफ न्यू पर्सन इज, तो नया पर्सन का वेट कितना है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही नया बंदा रिप्लेस करता है हमारी एवरेज इंक्रीज हो जाती है, यानी नया बंदा जैसे ही ग्रुप में आता है एवरेज इंक्रीज हो जाती है। एवरेज इंक्रीज हो जाती है, इसका मीनिंग ये है कि नया जो बंदा आ रहा है उसका वेट 65 kg से ज़्यादा होगा, क्योंकि 65 kg को रिप्लेस कर रहा है। तो नया बंदा जो एंटर होगा और इससे ग्रुप की एवरेज बढ़ जाती है तो उसका वेट 65 kg से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा, तो ये हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि न्यू पर्सन वेट कितना होगा। तो वो कंफर्म है कि जब भी वो एंट्री करता है और इंक्रीज हो जाती है तो उसका वेट तो 65 kg से ज़्यादा होगा वो, लेकिन कितना ज़्यादा लेके वो आया होगा, कितना ज़्यादा वो लेके आया होगा, तो वो कितना लेके ज़्यादा आया होगा। तो हर एक बंदा 2.5 kg से वेट इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल वेट कितना इंक्रीज होगा, दैट इज 8 × 2.5। क्लियर सबको, यानी टोटल 8 पर्सन है, हर एक का वेट 2.5 kg से इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ 8 × 2.5। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 65। ये 5/2 निकलेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 85। यानी जो नया पर्सन है उसका वेट कितना है, दैट इज 85। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई बंदा आता है एवरेज इंक्रीज होती है तो इसका वेट इससे ज़्यादा होगा, अगर डिक्रीज होती है तो इससे कम होगा, डिक्रीज होगी तो माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज होगी तो प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा कि अगर एक आदमी का वेट 2.5 से इंक्रीज हो रहा है तो 8 आदमी का कितना इंक्रीज होगा। तो उस तरह से आप ये क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से, अगेन रिलेटेड टू एवरेज। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वॉज कैलकुलेटेड टू बी 89.4 kg। यानी अभी जैसे कि हमने 3 to 4 क्वेश्चन किया तो हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या हिंट क्या है। तो हमें मालूम है एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज़, यानी बॉयज़ कितने हैं 20 है, वॉज कैलकुलेटेड टू बी 89.4, तो उनकी एवरेज कितनी है 89.4 kg। ठीक है, तो हमें टोटल निकालना है, वो हमें पहले से मालूम पड़ ही जाता है। तो एंड इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट, और उसके बाद मालूम पड़ता है दैट वन ऑफ द वेट वॉज मिसरीड एज 78 kg। यानी गलती से एक बंदे का वेट जो मेज़र किया है वो कितना है 78 kg इंस्टेड ऑफ 87 kg। यानी एक्चुअल वेट था 87 kg लेकिन मिसरीड हो गया, गलती हो गई, तो कितना कंसिडर किया 78 kg। तो हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट एवरेज क्या है, यानी करेक्ट एवरेज वेट क्या है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी एडिशन होगा, जो भी सब्सट्रैक्शन होगा, वो ऑलवेज किस में से होगा, डेट इज फ्रॉम टोटल।
तो जो भी चेंजेस आते हैं वो हम किस में कर सकते हैं, टोटल में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले टोटल निकालेंगे कि जब 20 बॉयज़ थे और उनका एवरेज वेट था 89.4, तो उनका 20 बॉयज़ का टोटल वेट करेंगे तो कितना होगा, डेट इज़ 89.4 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, तो टोटल कितना होगा 1788। अभी क्या होगा कि एक मिसरीड वैल्यू हो गई 78, एक्चुअल कितनी लेनी थी 87, तो हम क्या करेंगे 78 माइनस कर देंगे और 87 ऐड कर देंगे, तो न्यू टोटल जो आएगा, क्योंकि जो भी चेंजेस आएंगे वो मैंने आपको बताया किस में चेंजेस करना है, टोटल में नहीं करना है, तो न्यू टोटल कितना आएगा 1788 में से हम क्या करेंगे -78, यानी जो गलती हो उसको निकालेंगे और जो सही है उसको हम ऐड करेंगे। अभी 87 में से 78 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1788 प्लस 9, ठीक है, क्लियर। 87 में से हम 78 निकालेंगे तो 2 और 9, तो ये हो जाएगा 1797, तो नया टोटल कितना आएगा 1797, और न्यू एवरेज, तो नई एवरेज कितनी आएगी, तो बंदे तो इतने के इतने ही है, 20 का 20 है, तो न्यू एवरेज आएगी जो भी नया टोटल आया डेट इज़ 1797 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 20, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, ओके, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे अगर हमें एक डेसिमल एडजस्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा 89.85, क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 89.85, दैट इज़ द एवरेज एंड करेक्ट वेट, क्लियर सबको। तो एवरेज के भी क्वेश्चन हमने देखे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, अगर आपने पहले से एंड तक देखा हो तो, कि काफ़ी तरह क्वेश्चन रेशियो के हमने सॉल्व किए, पार्टनरशिप के सॉल्व किए, मिक्सर के सॉल्व किए, एवरेज के सॉल्व किए, और इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के काफ़ी नए नए क्वेश्चन हम अगले सेशंस में भी लेके आने वाले हैं। तो अगर प्लीज़ आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।